तहे दिल से व्यापार जगत की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, व्यापार जगत जो मुहिम चला रहा है, कन्वेंशन एंड अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। एंड टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज आत्मनिर्भर भारत एंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे। सो इट इज वेरी मच रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट कि हम कहाँ खड़े हैं एज फार एज द आत्मनिर्भर भारत इज कंसर्न। As of our economy is 2.5 to 3 trillion, marching towards 5 trillion economy, but long ways to go, क्योंकि अभी हमें 15 ट्रिलियन पर पहुंचना है। So we have a different galaxy of panelists, and one of the, let me briefly introduce the panelists, then we'll go one by one to each of them. First one is Mr. Sriram Singh, who is a senior private banker having experience of more than two and a half decades. He is a member of think tank advising Niti Aayog and in the doubling the farmer income. So Niti Aayog is पहले उसका प्लानिंग कमीशन नाम था, अब now it is turned into the Niti Aayog, और बड़े पैमाने पे how the country can move towards progress, तो वो थिंक टैंक है। और फार्मर की डबलिंग इनकम करना, सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। सो मिस्टर श्रीराम सिंह इज वन ऑफ द मेंबर of that team, and he is very much involved in startup ecosystem, and having very rich academic background, mechanical engineer and master of business administrative, that is dual deadly combination technical and business management skill. Our next panelist is Mr. Anurag Agarwal. Mr. Anurag Agarwal is the founder and CEO of India Skill Capital, which is a edutech platform, one of the most robust and promising sector for making our India Atmanirbhar and making our generation future ready. So we have Anurag Agarwal ji. Then we have Mr. Dharmendra Joshi. Mr. Dharmendra Joshi. Mr. Dharmendra Joshi is a motivational speaker and life skill trainer, but he has a more than 3 decades of experience. Friends, तीन दशकों से सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कोई भी ट्रेडिंग सेक्टर ले लो, तो वो तीनों के तीनों सेक्टर में he has the in-depth knowledge, understanding how the business cycle moves. So we can say that master of all and jack of all, Mr. Dharmendra Joshi. Then we have a Mr. Nishit Saigal. Mr. Nishit Saigal, he is in a very innovative business model में वो काम कर रहे हैं, लीजिंग एंड फ्रेंचाइजिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। हमने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी तो बहुत सुना होगा, लेकिन लीजिंग एंड फ्रेंचाइजी वेरी नीश एरिया। लीजिंग एंड फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, S&S super brands, and having more than 10 years of experience across the sectors, across the verticals. So it is very much indeed the things are moving in a right direction to make our India Atmanirbhar, progressive and making a developed nation in coming few years. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट से, मिस्टर श्रीराम सिंह से, कि सर व्हाट डू यू थिंक के जो भी हमारा नीति आयोग का काम चल रहा है, द प्लानिंग वी आर टेकिंग, तो इसमें आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट कैसे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज असिस्टिंग आवर सिटीजन्स, आवर यूथ, आवर एंटरप्रेन्योर्स थ्रू नीति आयोग और DPIIT के अंतर्गत पे क्या हो रहा है, तो उसके बारे में आप हमें समझा सकते हैं। ओवर टू यू सर, श्रीराम सिंह जी सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच. It's my pleasure to talk to व्यापार जगत people. And see, नीति आयोग बहुत काम कर रहा है, हर काफी सेक्टर्स में काम कर रहा है, उनके काफी रिपोर्ट्स हैं, बट मैं 2-3 सेक्टर ही टच करना चाहूंगा क्योंकि इतना समय नहीं होगा. गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, तो मैं एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, बायो CNG स्पेस और फर्टिलाइजर स्पेस में मैं फोकस करूंगा. सो
कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी ने 2-3 दिन पहले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कहा कि कैसे हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे वेद में लिखा है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से सस्टेनेबल फार्मिंग होती थी। और ये काफी पहले हमारा केमिकल फार्मिंग शुरू हुआ और उससे काफी बीमारियां आई, और वो केमिकल फार्मिंग ने हमारा सॉइल, हमारा हवा, हमारी पानी सबको केमिकल कर दिया, और उसके चलते काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूट्रिशन कम होने का प्रॉब्लम हो, काफी चीजें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले न्यूट्रिशन पालक में बहुत ज्यादा हुआ करता था, जैसे 60 मिलीग्राम पल, मतलब कई न्यूट्रिशन होते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं हमारे पास, नीति आयोग ने काफी स्टडी किया है, वो 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना कम हो चुका है। तो उसको एड्रेस करने के लिए, और जो फार्मर का जो प्रॉब्लम था कि भाई फार्मर का आउटपुट कम हो रहा है, तो उन्होंने जैसे 2017 में एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू की थी, जो सुभाष पालेकर जो पद्मश्री अवार्डी थे उनके तहत एक टीम फॉर्म हुई थी, जिसमें मैं भी था और काफी और लोग थे। तो ग्रेजुअली कैसे हम केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं, और क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ाएं, और न्यूट्रिशन भी बढ़ाएं। तो इसमें आईसीएमआर के साइंटिस्ट भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी काम कर रहा है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर भी काम कर रहा है। ये सब मिलके काफी रिसर्च रिपोर्ट्स बन चुके हैं, जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं और मोनोकल्चर ना करके हम मल्टी कल्चर करते हैं, जिसमें क्रॉप रोटेशन भी आते हैं और मल्टी लेयर फार्मिंग आती है, तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है, और हमारा क्वालिटी भी बढ़ता है, और न्यूट्रिशन बढ़ता है। तो इस तरह से काफी अच्छा रिसर्च हो रहा है, काफी बड़ी टीम अभी है जिसमें और आगे लेवल पे रिसर्च, न्यूट्रिशन जैसे पहले इस लेवल पे नहीं था। तो एक ही एग्रीकल्चर में हो रहा है जो फार्मर्स का इनकम डबल ही नहीं, ट्रिपल हो चुका, और हमने काफी अच्छे इसमें एग्जांपल्स क्रिएट कर चुके हैं। विदर्भा में ही हमने काफी अच्छा एग्जांपल क्रिएट कर चुका है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का फार्म है, वहां भी हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है हमारे राजीव कुमार जी, उनका भी फार्म है, उसमें भी हमने करके दिखा दिया है। काफी फार्म्स है झारखंड में, बिहार में, गुजरात में, और काफी अच्छे लोग काम कर रहे हैं इसमें। इसमें भास्कर सावे जी हैं जो अभी नहीं रहे, एल नारायण रेड्डी है जो नहीं रहे साउथ में, दीपक सचदे जी है जो हारदा में, उनका ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट उनके सॉइल में 8% से ज्यादा हो चुका है, इनफैक्ट 18%, और ये चेक किया गया है। अमेज़न फॉरेस्ट में ही ऑर्गेनिक कार्बन 8% से ऊपर रहता है, हमारे पूरे भारत में 1% से नीचे है। कहीं कहीं अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, कहीं अनटच्ड लैंड है तो वहां 2%, 2.5% है, और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो डबल काम होता है। एक जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अगर हमने शुगर केन में, अगर नागपुर में कहीं ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 से 0.6 कर दिया, तो उसका आउटपुट 30 टन से 60 टन हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ही फाइनली आउटपुट बढ़ाता है। तो सोचिए ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की बढ़ने से कितना आउटपुट बढ़ता है। सो ये सब चीजें हैं, और ये फॉर्चुनेटली साइंटिफिकली जो चीजें प्रूव की जा रही हैं, जो हमारे मोदी जी भी काफी अच्छा अभी 2-3 दिन पहले बोले कि कैसे इससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान जब तक किसान सही काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। दूसरा, हमारा जो फार्म लॉ था वो बहुत अच्छा था, मतलब मेरा पर्सनल विचार है ये, और उसके तहत हम लोगों ने काफी फार्मर्स को, उसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिक फार्मर्स थे, चाहे वो संतरा वाले हो चाहे टमाटर वाले हो, विदर्भा में काफी मदद की थी। और वो डायरेक्टली उनको पहले वो 8 से 10 रुपए पर किलो मिलता था, लेकिन आज की डेट में हमने लास्ट ईयर और इस साल 20 से 22 रुपए रेट दिलाया उनको, इसीलिए क्योंकि हम डायरेक्ट उनका माल रिलायंस फ्रेश को, बिग बास्केट को, मोर को, एक प्राइम फ्रेश कंपनी है उनको, एक सह्याद्री फार्म है, बहुत बड़ा एफपीओ है यहाँ, उनको, और ये सबको हमने दिया। तो इन शॉर्ट ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं और हो रहे हैं, जिससे फार्मर के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। फार्मर्स के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो डेफिनेटली मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके अपने ब्रांड क्रिएट करके वो सेल कर रहे हैं। तो ये नीति आयोग का एक एग्रीकल्चर में था। और दूसरा जो मैं बात करूंगा वो हम करेंगे ऑयल सेक्टर में। आप देखते हैं कि हम कई 8 लाख करोड़ के आसपास का ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब उसमें हम जो सीएनजी, बायो सीएनजी पे जो फोकस कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट है, या तो एग्री वेस्ट हो, या म्युनिसिपल सॉलिड का वेस्ट हो, या शुगर फैक्ट्री से प्रेस मड आता है, या वेजिटेबल मंडी का वेस्ट है, या कोई भी वेस्ट जो हम लेते हैं उसको हम जला के नहीं, जो जनरली इंसिनरेशन बेस्ड
वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पहले हुआ करते थे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैं चाइना वगैरह गया था, काफी देख के आया. That is not the right way to efficient way to produce use the energy. Best way is to convert these waste to fuel. तो हम जो अभी गडकरी जी भी कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, या फिर और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे, वो भी कहते थे पहले और अभी भी कह रहे हैं, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इतना अग्रेसिवली काम कर रही है. दे आर वर्किंग एज इफ दे आर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट. मतलब हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी जी है, मैं नाम लेना मुझे प्राउड फील हो रहा है, तरुण कपूर जी थे, फिर हमारे सुबोध कुमार जी जो ईडी थे, जिन्होंने सतत स्कीम स्टार्ट की थी बायो सीएनजी की, जिसमें 5,000 बायो सीएनजी प्लांट लगाने हैं. वो जो तरीका है वो सही तरीका है. उसमें क्या होता है कि आप डाइजेस्ट करते हैं और फिर प्यूरिफाई करते हैं और सीएनजी निकलता है, मतलब कार्बन का CO2 हटा के आप मीथेन निकालते हैं और H2S निकाल के वो कार्बन जो मीथेन है वो आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं आपकी गाड़ी में, जो यूज हो रहा है कई जगह. तो वो एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है, रादर देन यूजिंग टर्बाइन एंड बर्निंग इट इन अ बॉयलर एंड देन प्रोड्यूसिंग स्टीम, एंड स्टीम से फिर आप एनर्जी बनाना, वो काफी लॉसेस होते हैं. दूसरा जो उसका स्लरी निकलता है, वो स्लरी इज अ गुड पोटेंट फर्टिलाइजर. यू कैन पुट नीम इन इट एंड मेक इट अ और जैसे हम एक अमृत जल बनाते हैं जिसमें गोबर, गौमूत्र और गुड़ और छाछ डाल के बनाते हैं, वैसा ही सिस्टम इसमें बन जाता है. और उससे वो फर्टिलाइजर अगर हम फार्मर को दें तो हमारा वो जो न्यूट्रिएंट और जो उसको एनपीके चाहिए और बाकी न्यूट्रिएंट चाहिए वो भरपूर हो जाता है. तो इससे एक तो हम हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. हमारा काफी इंपोर्ट हो रहा है, जैसे मैंने बताया कई 8 लाख करोड़ का होता है, उसमें अगर हम 20% भी कम करें तो सोचिए कई लाख करोड़ की बात कर रहे हैं हम. तो एक तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरा हमारे फार्मर को अच्छा फर्टिलाइजर और मैन्योर देंगे जिससे वो ऑर्गेनिक बनेंगे. और वो एफपीओ बनाए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बड़े लार्ज क्वांटिटी में निकलता है. तो मोदी जी का जो 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य है, हम एफपीओ बना रहे हैं. काफी अच्छे एफपीओ, काफी नंबर ऑफ एफपीओ बन चुके हैं झारखंड में, बिहार में, विदर्भा में. इसमें तो मैं एक्टिव हूँ, अब बाकी जगह हमारे कलीग्स एक्टिव है. तो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के उनका जो, आपको तो पता है कि 500 फार्मर एक साथ आएंगे तो उनका इनपुट भी कॉस्ट कम हो जाएगा और आउटपुट अच्छे निगोशिएट कर पाएंगे. तो वो एक ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है. और वो एफपीओ अगर बन रहा है तो उसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम्स हैं, जैसे स्फूर्ति स्कीम है जिसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ फंडिंग दी जाती है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. स्मॉल फार्मर स्कीम है, एस्पायर स्कीम है, ये सब स्कीम यूज करके. तो बस ये शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा और बाद में फिर मैं अपने बात रखूंगा. धन्यवाद. बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि जैसे हरित क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति हुई थी, तो अब वापस से हमारे पास मौका आया है हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का डेडली कॉम्बिनेशन और द माइल्स टू गो. लेकिन यही सिलसिले में आई विल कम बैक टू यू अगेन कि हाउ द ग्रासरूट थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, मूविंग टुवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी. तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. एज वी आर सीइंग इन दिस एजुकेट प्लेटफॉर्म, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग. तो अनुराग भाई से मेरे को ये पूछना है कि lot of youngsters are viewing our session, live session. So educational platform जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP नहीं आई है, so how education needs to be reformed in our India and where we are, where we want to go and where we were, हम कहाँ थे, कहाँ है और कहाँ जाना है. So I would like to ask our speaker, Mr. Anurag Agarwal ji, founder and CEO of India Skill Capital, के जो नाम है India Skill Capital, skill is a capital. तो हम कहाँ थे, कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमारा एजुकेशन रिफॉर्म जाने वाला है और how it would be helpful to our youth. Mr. Anurag ji. All right, thank you, Siddharth. Thank you for your nice hosting and thank you for inviting me here. और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं थोड़ा इसको बोलना चाहूँगा, बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी हैबिट है कि मैं थोड़ा सा इजी वे में उसको प्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज पैनलिस्ट को तो किसी भी लैंग्वेज में बोला जाएगा उनको तो सब समझ में आता है, दे आर ऑल जीनियस, बट मासेस को बात समझ आनी चाहिए. मे बी हु आर वॉचिंग इट राइट नाउ और मे बी मिलियंस हु विल चेक द वीडियो लेटर ऑन. सो राइट फ्रॉम, अगर हम लोग इसको 1947 से पहले लेके चलें, आज़ादी से पहले एंड ऑल दैट, तो हिंदुस्तान में
कितने लोग थे जो जॉब करते थे? मैं कहानी थोड़ा सा वहां से शुरू करूंगा। आई मीन मेरे ख्याल से आजादी से पहले जितने लोग आत्मनिर्भर थे, उतने ज्यादा लोग आज की डेट में 2021 में आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है। बिकॉज एवरीबडी नो लॉर्ड मैकाले, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो चेंज किया, and to serve the queen, the purpose of this education was कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग निकाले जाएं। अब शुरुआत में तो इस इंग्लिश एजुकेशन के चक्कर में बहुत कुछ अच्छा हो गया इन ए जर्नल वे, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इन लास्ट 20 or 30 years, स्पेशली व्हाट वी हैव ऑल सीन, कि इवन जितने भी इलेक्शंस होते हैं, ऑल द गवर्नमेंट्स टॉक अबाउट कि हम इतनी नौकरी देंगे, हम इतनी नौकरी दे देंगे, हम 5 लाख नौकरी दे देंगे। इवन प्रेजेंटली यूपी इलेक्शन में यही सब कुछ बहुत चल रहा है। नाउ मेरे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इफ यू आर एजुकेटेड, व्हाई यू नीड जॉब? अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे पैसा कमाने के लिए जॉब क्यों चाहिए? यानी कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आत्मनिर्भर हूं, लेकिन पैसा कमाने के लिए मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं। तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि हमारी एजुकेशन में जो ये पर्सन, कोई भी यूथ हमारा नया ग्रेजुएट हुआ है, वो ज्यादा आत्मनिर्भर है या जो मूंगफली बेच के अपना घर चला लेता है वो ज्यादा आत्मनिर्भर है? सो देयर इज ए गैप, देयर इज ए ह्यूज गैप। अगर आज आप एक ग्रेजुएट से शायद पूछें कि आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए पर मंथ कैसे बनाओगे विदाउट जॉब, तो शायद वो आंसर नहीं दे पाएगा। एंड देयर कम्स द रूट ऑफ द एजुकेशन, जहां पे हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं एडुकेटेड एल्डिहाइड कीटोन एक्सपर्ट लोगों को, जिनको पैसा प्रोड्यूस करना नहीं आता। द फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी लो, स्किल डेवलपमेंट इज ऑन द बॉटम एज, और इसीलिए शायद इस एजुकेशन को कंप्लीटली रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना बहुत जरूरी है, जहां पे आई डोंट नो द पीपल आर एकेडमिकली गुड और बैड, but at least skill wise they are good. They have the knowledge of money, they know about money, they know the financial aspects of thing, they understand the economy, and the people who जो ये लोग actually ये लोग जो अपने लिए पैसा जनरेट कर सकें। Now India Skill Capital जो हम लोग लेकर चले हैं, that is an online platform, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं होके एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोफेशनल एजुकेशन है, जहां पे किसी भी नॉलेज को लेकर या एजुकेशन को लेकर, प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर पर्सन सीधा अपने काम में लग सकता है। ही कैन स्टार्ट समथिंग एट हिज ओन, ही कैन स्टार्ट सम बिजनेस, सम स्टार्टअप। आई मीन एडुकेशन वो जिसका सीधा लेना आत्मनिर्भरता से हो, एडुकेशन वो जिसकी डिपेंडेंसी ओवर सर्टिफिकेशन ना हो, एडुकेशन वो जिसमें पर्सन अपना कुछ स्टार्ट कर सके, मनी प्रोड्यूस कर सके, जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाले माइंडसेट से आगे बढ़ सके। सो दैट्स अ होल सोल कॉन्सेप्ट ऑफ होल गेम। एंड इंडिया में अगर आप आज के डेट में बेसिक्स को भी स्टडी करेंगे और देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कितने लोग हैं जो कॉलेज स्कूल तक जाते हैं बट देन स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कॉलेजेस तक नहीं जाते, और कॉलेजेस में जाते भी हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एंड देन दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, लुकिंग टू गवर्नमेंट कि भैया हमको कुछ जॉब मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। आई मीन यूपी में हुआ था कि कितने 35 और 45 जॉब्स के लिए कितना, किसके लिए, वो भी क्या बोलना चाहिए मुझको, चपरासी की जॉब के लिए, सरकारी चपरासी की जॉब के लिए 35 लाख आवेदन आ गए थे। और आश्चर्य की बात थी कि उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर और पीएचडी होल्डर्स भी थे। दैट इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट इन इंडिया वी हैव गिवन विद आवर एजुकेशन। सो देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग कि एक पीएचडी एडुकेटेड पर्सन भी चपरासी की नौकरी के लिए डालता है, बिकॉज एडुकेशन जॉब का जो साइको है वो बहुत बिग है। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे फैमिलीज में ये एक चलन है कि यार जॉब मिल जाएगा तो हमारी शादी हो जाएगी, लोग कहते हैं बिजनेस करोगे तो नई बात बनेगी। अभी हमको लगता है जो टॉपिक हम लोग टच कर रहे हैं इन द
कन्वेंशन ऑफ व्यापार जगत और आत्मनिर्भर, तो डेफिनेटली वी आर प्रमोटिंग द आइडिया कि भैया जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले मत बनो. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु इज अ वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर इन रेलवेज, और वहां से वो एक MBA प्रोग्राम किया और उसके बाद ही वाज इन US फॉर लास्ट 2 months कन्वेंशन, एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम उनको फाइनली शील्ड और सर्टिफिकेट देने आए. तो उन्होंने पूछा उनसे कि व्हाट नेक्स्ट. तो सबका आंसर यही था वहां पर भी, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, कि अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऑफिसर्स बनेंगे या हम लोग प्राइवेट कंपनीज के CEO बनेंगे. सो डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी कहना था ये कि भाई अगर अभी ये एडुकेशन लेने के बाद भी तुमको लगता है कि तुम किसी कंपनी के CEO बनोगे जाके, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, देन आई थिंक ये सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है. You should go, you should start something at your own, you should start your industry, and 100 जॉब दे सकते हो मार्केट में या 200 जॉब दे सकते हो, that is a bigger question. That is what the real education. So what we are doing on India Skill Capital, we invite professional achievers, everybody else, और वो लोग जो जानते हैं लाइफ में. For example, if I know something how to make money, I can go over there, I can make online courses over there, so that कि ये courses लोगों को मिल सकें, उन लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और they can start straight. Nothing to take with 12th, nothing to take with graduation and this and that, but real education, right education, education related to Atmanirbhar concept, education related to Atmanirbhar and Vyapar concept. So that is what we are trying to do, and I know that's a big scope, and thankfully we catch a lot of appreciation. बहुत appreciation हम लोगों को इस चीज के लिए मिलता है, thanks मिलता है, and we are just trying and doing it. Thank you so much. थैंक यू. तो अनुराग जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगा कि फिर से तक्षशिला और नालंदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो रही है. सो अल्टीमेट पर्पस के हमारे लोगों को, इट वाज अ सेइंग के 64 आर्ट्स, 64 कला में माहिर होना चाहिए बंदा. सो कहीं ना कहीं ये तराजू पे ही हम बात कर रहे हैं. अब हम धर्मेंद्र जोशी साहब से बात करेंगे कि सर, what do you think, as you are a motivational speaker and life skill trainer having experience of more than 3 decades, तो बड़ी बात होती है. तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तो अपना इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, तो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सर्विस सेक्टर के क्या हाल है, एंड ऑलमोस्ट द व्यापारी और द ट्रेडर्स लॉबी आर समहाउ वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं, सालों से वही काम कर रहे हैं. सो हाउ दे कैन बी अपलिफ्टेड. तो धर्मेंद्र साहब से विनती है कि इस बारे में आप कुछ 2 शब्द कहें. जोशी साहब. थैंक यू सिद्धार्थ. आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. वी हैव दीज 3 ट्रेडिशनल सेक्टर. मैं ऐसा नहीं कहता कि शायद पुराने जमाने में नहीं था. ये सर्विस सेक्टर को जिस तरीके से हम आजकल नाम देते हैं, वो पहले भी किसी अलग तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में तो था ही था. हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो ये तीनों सेक्टर को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. हम अगर सर्विस सेक्टर को इतना ज्यादा बढ़ावे की तरफ आज देखते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि सर्विस सेक्टर टिकेगा किस पर? अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सर्विस सेक्टर क्या करेगा? अगर चिप मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? अगर लैपटॉप नहीं होगा तो हम सॉफ्टवेयर बना के क्या करेंगे? उसी तरीके से अगर हम स्किलिंग की बात करते हैं, तो अगर हम स्कूल्स को ऑपरेट नहीं कर पाए, हम कॉलेजेस को ऑपरेट नहीं कर पाए, तो किस तरीके के स्किलिंग की हम बात करेंगे? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है. और अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम सिर्फ सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं. जैसे श्रीराम जी ने बताया एग्रीकल्चर के बारे में, तो हम गांव की बात कर रहे हैं. जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनता, जब तक गांव का एक एक बंदा आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक ये आत्मनिर्भरता वाली बात कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी. और वो गांव तक ले जाने के लिए, उसको अर्बन सेंटर्स में आने से रोकने के लिए, हमें गांवों में कहीं ना कुछ एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो अदर एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज हो, उसको लेके जाना पड़ेगा.
और अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो स्किल वाली जो बात है, एक रिसर्च हुआ था सिद्धार्थ जी, जहां पर इंडिया में एक तरफ ग्रेजुएट्स को और दूसरी तरफ जो काम देना चाहते हैं उन लोगों का एक सर्वे किया गया था, और दोनों में इतना बड़ा गैप आया। जो काम देना चाहते हैं लोगों को, उन लोगों ने ऐसे बताया कि ये जितने ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उनके बिहेवियरल स्किल्स में या सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम है। मतलब सॉफ्ट स्किल्स के नहीं होने के कारण से उनको एम्प्लॉयबल नहीं गिना जाता। इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें हम तो टेक्निकल नॉलेज उनके पास है, लेकिन जब वो शॉप फ्लोर पर जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स या टीम बिल्डिंग की स्किल्स, उस टाइप की जो स्किल्स है, वो स्किल्स पर उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उनको एम्प्लॉयबल नहीं किया जा सकता। तो ये अगर हमें तीनों सेक्टर पर वर्क करना है तो नेचुरली हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आज की प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा देखते हैं, लेकिन रूरल केसेस में वो नहीं चलता। हमें कहीं ना कहीं माइक्रो इंडस्ट्रीज पर, टाइनी इंडस्ट्रीज पर और स्मॉल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमने एमएसएमई का एक डेफिनेशन बदल दिया, लेकिन एमएसएमई के डेफिनेशन बदलने से उस 50 करोड़ या 250 करोड़ वाली बात करने से जो 10 लाख वाला आदमी है, वो 10 लाख की कैपिटल वाला या 10 लाख के टर्नओवर वाला आदमी भी उसी 50 करोड़ वाले से या 250 करोड़ वाले से कॉम्पीट करना शुरू हो गया। वहां कहीं ना कहीं गैप पड़ रहा है, क्योंकि 10 लाख वाला आदमी 10 करोड़ वाले से या 50 करोड़ वाले से कॉम्पीट नहीं कर सकता है। हमने वही की वही सब्सिडीज, वही के वही फैसिलिटीज 10 लाख वाले को भी दिए, 250 करोड़ वाले, 50 करोड़ वाले को भी दिए। तो कहीं ना कहीं वहां वो 10 लाख वाला पिछड़ गया है, और उस कारण से उसे, अनुराग जी जैसे बता रहे थे, उस कारण से उसे नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है। अगर वो 10 लाख वाले को हम अलग से एक स्टिमुलस देते हैं या 10 लाख वाले को कोई अलग फैसिलिटी देते हैं या उसको प्रिविलेज देते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं, उसका हैंड होल्ड करते हैं, तो शायद अनुराग जी जैसे कहते हैं कि वो काम देने वाला आदमी बन जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, वो ढूंढने नहीं जाएगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही ट्रेडिंग की। कहीं ना कहीं हमारे इस आजकल के इस युग में हम बीच वालों को निकाल के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कस्टमर के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो बीच वाला जो ट्रेडिशनल हमारा व्यापारी था, आप देखेंगे तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ ट्रेडिंग इकोनॉमी। मतलब आज के जमाने में ट्रेडिंग इज दी सेक्टर वेयर मेजॉरिटी ऑफ अवर पीपल वर्क। हमने डीलरशिप्स लिए, हमने फ्रेंचाइजी लिए, जो फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं वो भी ट्रेडिंग वाली बात है। कोई कुछ बनाता है, कोई खरीदना चाहता है, मैं बीच में कुछ काम करता हूं, मैं फैसिलिटेट करता हूं, या तो मैं दुकान लेके बैठा हूं या मैं उसका एक C&F करता हूं या कुछ भी करता हूं, वो सब ट्रेडिंग सेक्टर है। वो ट्रेडिंग सेक्टर को हम निकाल नहीं सकते। मतलब ये सोच हमारी बिल्कुल से गलत है कि हम अगर पूरे भारत को स्वनिर्भर बनाना चाहते हैं या आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हम बीच वालों को निकाल देंगे। नहीं, आप बीच वाले जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन को हटाने की जरूरत है, और हमारा ध्यान उस एक्सप्लॉइटेशन पर जाना चाहिए। बीच वाले को हटाने से फायदा नहीं होगा। आज किसान डायरेक्टली मंडी में नहीं आ पाएगा। रिलायंस फ्रेश की हम बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हर गांव में या हर जगह पे रिलायंस फ्रेश नहीं होगा। हमें किसान को कहीं ना कहीं उस बीच वाले से जोड़ना तो पड़ेगा ही, जहां पर जाके वो अपनी प्रोड्यूस बेच पाएगा, जो जाके सिटी में बेच पाएगा। आज रिलायंस फ्रेश भी सभी छोटे किसानों से डायरेक्टली नहीं खरीदेगा। वो कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा जो 10 किसानों से खरीदता होगा, उसी से जाके खरीदेगा। हम उसको बोलते हैं कि हमने डायरेक्टली निकाल दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, वो बीच में कोई ना कोई होता है। तो उस व्यापारी को आप हटा नहीं सकते। वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, और सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर ही निर्भर करेगा। ये बात हमें हमारे जहन में डालनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम अ बिहेवियरल ट्रेनर और अ लाइफ स्किल्स ट्रेनर, मैं हमेशा सोचता हूं कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है। हमें आत्मनिर्भरता हमारे दिमाग में लाना अभी बाकी है। एक टाइम था जब स्वदेशी आंदोलन चलता था, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल चलती थी, जब गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, तो हमने सबने, उस जमाने के लोगों ने
सब कुछ छोड़ के अपने जो कपड़े पहनते थे उसमें जितने भी बाहर के लोग पहनते थे, वो शर्ट और पैंट भी पहनते थे ना, खुद गांधी जी ने निकाले तो वो सब लोगों ने छोड़ दिए और सब लोग स्वदेशी खादी पे आ गए। मैं ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं फिर से वो नहीं कहना चाहता कि हम पैंट शर्ट निकाल के धोती पहनना शुरू कर दे, लेकिन हम जो कपड़ा पहनते हैं कम से कम वो कपड़ा भारत में बना हुआ हो, कपड़ा वो ब्रांड भारत की हो, उस भारत वाली चीज को हमने कहीं ना कहीं हमारे जहन से निकाल दिया है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स बनते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हमें फिर भी वही चाहिए जो अमेरिका से आता हो। मतलब वो अमेरिका वाली बात या कहीं ना कहीं वाली बात हम अगर निकाल दें, अगर इतना बड़ा मारुति हमने बनाया है तो और ऐसी इंडस्ट्रीज हम क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों हमें और इंपोर्टेड कार्स की जरूरत पड़ती है? मेरा हमेशा के लिए ये मानना है कि आत्मनिर्भरता हमारे जहन में होनी चाहिए। अगर हमारे जहन में घुस गई तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। बाकी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो हमारे कारण नहीं हो रहा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी आर नॉट सक्सेसफुल, इट इज बिकॉज ऑफ अस पीपल दैट वी आर नॉट सक्सेसफुल इन बिकमिंग आत्मनिर्भर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वेरी इंसाइटफुल एंड प्रोवोकिंग थॉट्स कि वी नीड इंटरमीडियरी, सो ट्रेडर्स आर द बैकबोन। जैसे फार्मर होते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वैसे ही ट्रेडर्स है, वो ब्रीथ द मार्केट। बाजार तो उसी को तो बाजार कहते हैं। सो इट इज और हमारा देश विश्व में मोर देन 25% हिस्सा रहा था। तो बिल्कुल सही बात की जोशी साहब ने कि वो ट्रेडिंग से ही होता है। सो ट्रेडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सब एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर or everybody cannot be a service player, because service requires a specific skill and manufacturing requires specific capital. So but the in between where the traders come, so वही सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए we have a Mr. निशित सहगल जी। तो जो लीजिंग एंड फ्रेंचाइजिंग है, so it's a kind of more or less a trading activity in a layman language में हम कह सकते हैं। तो उसमें दो प्रश्न मेरे को है कि जो फ्रेंचाइजिंग है, तो जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो हमको बिजनेस की एक श्योरिटी मिल जाती है। बिकॉज व्हाई वी वांट टू हैव अ जॉब, कि हमें श्योरिटी चाहिए। तो वैसे ही ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हमें एक विश्वास आता है कि भाई हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, व्हाई वी डोंट हैव आवर ओन ब्रांड? हम हमारी ब्रांडिंग क्यों ना बना दे और उसको फ्रेंचाइजी ऑप्शन में ले जाए? सो what are the nitty gritty of such kind of sector? So I would like to ask Mr. Nishit Sehgal ji, who is a gem of profession in this sector, to give some highlight brief on it. Over to you, sir. Sehgal ji. Thank you, Siddharth ji. Excellent talk. I think so far what I believe I have learned from a couple of other co-speakers and stalwarts who are there. I think Shri Ram ji gave some brilliant insights. Anurag ji was brilliant and धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल जोश भर दिया इस कॉन्वर्सेशन में। उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ एंड I'd like to add to the fact that franchising अपने आप में एक इंडस्ट्री जो है वो इंडियन कॉन्सेप्ट ना होने के बावजूद जितना उसका चलन आज इंडिया में है, जितना ज्यादा इंडिया बड़ा मार्केट है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उससे बड़ा कोई मार्केट इस देश में नहीं है। इसको देखते हुए इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ जो हम काम करते हैं एज SNS सुपर ब्रांड्स, हमारा एम यही होता है कि हम जितनी ज्यादा आत्मनिर्भरता क्रिएट कर सकें, जितने ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना सकें। ब्रिलियंट बात थी जो अनुराग जी ने बताई, और ये मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन रहा है इन ऑल दीज इयर्स, that the British education system is to create clerks. We are supposed to be accountants, we are supposed to be clerks. इसको इतना सिखाओ, इतनी बात बताओ जितना उसको पता होना चाहिए, उससे ज्यादा सवाल ना करे। People don't question, people don't raise doubts, people don't come and ask things which is out of their domain. Yeah, we are told to learn processes, we are told to follow orders. ये सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले ये चेन ब्रेक करनी चाहिए। सबसे पहली चीज आत्मनिर्भर बनने के लिए ये है कि आप उस टेरिटरी में जाएं जहां किसी और ने शायद कदम ना रखा हो। डोंट लुक फॉर सेफ्टी, डोंट लुक फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप अपने आप में, अपने उस मेहनत में, अपनी उस मुहिम में सफल हुए
तो आप इमेजिन करिए कि लोग आपको फॉलो करेंगे, दे विल कम लुकिंग फॉर योर सेफ्टी. समबडी हैज टू वेंचर इनटू दैट टेरिटरी फर्स्ट. एंड जहां तक मल्टीनेशनल्स वाली आपने बात करी सिद्धार्थ, अगर आप ये कहते हैं कि हमें एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाती है, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा उन बिजनेसेस से जो मेरे साथ जुड़ते हैं, उन ब्रांड्स जो मेरे साथ जुड़ते हैं, जो फ्रेंचाइज करते हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को यही होता है कि क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के कितने फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं? क्या आप जानते हैं कि सबवे के कितने फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं? तो लोग कहते हैं हजारों में, तादाद उसकी हजारों में है. इंडिया में करीब 4,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स हैं, करीब 3,500-4,000 से ज्यादा सबवे हैं. अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये आपका डेली डाइट है? डू यू ईट दिस एवरी डे? नहीं. आप इंडियंस हैं, इवेंचुअली आपकी डेली डाइट आज भी वही दाल रोटी सब्जी है, आप आज भी वही इंडियन फूड प्रेफर करते हैं, स्टेपल्स प्रेफर करते हैं. यू वांट राइस, यू वांट कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंडियनाइज्ड. इज द रीजन व्हाई even a Subway, for that matter, even a McDonald's are coming up with Indianized menus. Tandoori ye, tandoori. Why is that happening? Imagine and understand the force of India or Indians as a power. You have to understand कि आपके अपने local brands के अंदर भी उतनी ही शक्ति है, वो उतने ही बड़े बन सकते हैं अगर हम उनको बनाना चाहें तो. कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी चीज देते हैं, क्वालिटी आउटपुट देते हैं, ग्रेट सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं. लेकिन हमारी इस इंडियन मेंटालिटी को हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है कि मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूं तो वो अच्छा ही होगा. इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी. देयर आर अ गुड नंबर ऑफ इंडियन ब्रांड्स दैट आर डूइंग वेरी वेरी वेल, दैट हैव ग्रोन लार्ज इन टर्म्स ऑफ अ चेन. देयर आर some of our favorite brands, if you think of it, हमारी बचपन की यादें ताजा होती हैं. There is a brand like रसना फ्रेंचाइजी देता है. क्या आप जानते थे इसके बारे में? अब ये एब्सोल्यूट इंडियन ब्रांड है. अमूल फ्रेंचाइजी देता है. ये एब्सोल्यूट इंडियन ब्रांड्स हैं और ये जाइजेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अमूल इज अ 6,000 करोड़ कॉर्पोरेटिव और वो पूरी तरह सक्षम है कि आपके इन्वेस्टमेंट को संभाल के चल सके, आपको अच्छा सपोर्ट दे सके, आपको ग्रो कर सके, आपको आगे बढ़ा सके. So fact of the matter is this, that if you are looking to franchise, if you are looking to get into a business, if you are looking to become independent, आत्मनिर्भरता अगर आपका एम है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को एक इंडिविजुअल और एक इंडिपेंडेंट थॉट में फ्रेम करके चलें. लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट फॉलोइंग समबडी. अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, अंडरस्टैंड व्हाट योर माइंड वांट्स. आपका दिल क्या कहता है? बिजनेस ऑप्शंस हजारों हैं, कई सारे हैं, हर चीज मार्केट में अवेलेबल है. बहुत करेक्टली जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि कोई लोग ट्रेडर हैं. देयर आर सम पीपल हु लाइक टू ट्रेड. मैं खुद एक ट्रेडर हूं. वी आर ब्रोकर्स. हमारा काम ही ये है कि हम ब्रांड्स और इन्वेस्टर्स को जोड़ते हैं. ऐसे सर्विस प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं, जैसे अनुराग जी हैं, आई एम श्योर ये ट्रेन करते हैं, लोगों को स्किल देते हैं. धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने बताया कि वो एक कोच है. द पॉइंट इज कि कई हम अपने आप में अकेले में खुद से इंडिविजुअली कुछ नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड के एक उंगली एक होती है और मुट्ठी मुट्ठी होती है. जितनी मुट्ठी को आप जितनी उंगलियां जोड़ेंगे उतनी ज्यादा एक आपका बढ़ेगा. तो हिसाब ये है, थॉट ये है कि आत्मनिर्भरता को देखते हुए और फ्रेंचाइजिंग एज एन इंडस्ट्री को अगर मैं उसके अंदर जोड़ूं और आज की तारीख में उसका पोटेंशियल आपके साथ शेयर करूं, तो be Indian, buy Indian is what my thought process also is first, and we are more than happy to promote our local brands first. For that matter, some of our Indian brands have done extremely well in the international market. Brands like Have More, brands like Choice, which is an Ahmedabad-based simple brand, brands like Honest have gone overseas and have broken sales records. This is the power of Indian brands. This is the power of the Indian community. We should understand that first inside our house and then outside. बिल्कुल बिल्कुल सही के एक पावरफुल जोश भर दिया आपने के ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन. हाउ द जोश? सो एवरीबॉडी सेड द जोश इज ग्रेट. So now moving towards 2020 का जमाना चल रहा है. So in a rapid discussion, so I will come again to Mr. Sriram. See, we all panelists will have 2 minutes to deliberate the things. So as farmers क्या डबल इनकम करना है तो बात तो सही है, लेकिन as you are Mr. Sriram is a very seasoned banker, तो खेत वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो you know they are still making, few of the farmers are still in the loss. So ये जुगाड़ कैसे हो सकता है कि पैसों की जो the shortcomings they are facing because of monetary aspect, उनको डेट लेनी पड़ती है to sustain the agriculture,
So what is the solution? Would you like to share the thing? देखिए, फार्मर का ये सिंपल एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि हमारा कॉस्ट कम हो जाए और हमारा आउटपुट हम ज्यादा रेट पे बेच सके, सिंपल। तो फार्मिंग में देखिए, कॉस्ट कम करने का तरीका ये है कि हमारी डिपेंडेंस फर्टिलाइजर में या मैन्योर में या सीड्स में कम हो जाए। इसका सिंपल तरीका है, मतलब मेरी टीम है बड़ी, मतलब नागपुर में हम लोग करते हैं, करीबन 1000 एकड़ देखते हैं, उसमें गडकरी जी का भी फार्म है, कुछ कॉर्पोरेट्स का भी फार्म है। इसमें हम लोग डिपेंडेबिलिटी खत्म कर दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक गाय से 10 किलो गोबर आता है, 10 किलो गोबर से हम 200 लीटर लो कार्बन फर्टिलाइजर या 50 लीटर हाई कार्बन फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो 10 एकड़ के लिए इनफ होता है। मुझे ना यूरिया चाहिए, ना मुझे फॉस्फेट चाहिए, ना मुझे पेस्टिसाइड चाहिए, ना मुझे जो भी डीएपी वगैरह चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसमें जो एनपीके मिलता है वो मेरे पत्तियों से और गोबर के कॉम्बिनेशन से हो जाता है। 1 किलो गोबर चाहिए और 15 किलो पत्ती मैं डाल दूं तो 6 महीने में मेरा एनपीके और फर्टिलाइजर सब बन जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बन जाता है। और ये प्रूव हो चुका है, मतलब आईसीएमआर और नीति आयोग की टीम आके प्रूव कर चुकी है। तो हमने इनपुट कॉस्ट कम कर दिया, अब इसको रेप्लिकेट करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें लोग नहीं समझ पाते हैं। कितना भी हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बात करें, बट फार्मर्स लोग फिर भी पेस्टिसाइड लेंगे, पता नहीं कौन कौन से केमिकल है, मोन्सेंटोज हैं, सिजेंटा है, भारत की बाहर की कंपनी है ये। तो पहले हमने इनको इनपुट कॉस्ट कम कर दिया, अब आउटपुट बढ़ाना है। अब ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि नेचुरल फार्मिंग से आउटपुट कम होता है। अपने गुजरात में ही ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। डॉक्टर धीरज पटेल है, अपने सरदार पटेल फार्म वाले अहमदाबाद में, सरदमन पटेल है, और काफी लोग हैं, भास्कर सावी जी भी वहीं के हैं गुजरात के। इतने अच्छे अच्छे फार्म्स है, जहां आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आउटपुट बहुत बढ़ रहा है। और मेरे विदर्भा में आइए, हम लोग काफी आउटपुट दिला देंगे। तो आउटपुट बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, न्यूट्रिशन बढ़ रही है, उसको सही तरीके से पोजिशनिंग करें और फार्मर्स एक साथ जुड़े। और जो जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि ट्रेडर को भी हम साथ में ला सकते हैं, ट्रेडर को भी साथ में लाएं और फार्मर्स जुड़े और वहीं प्रोसेस करें, वहीं सॉर्ट करें, वहीं ग्रेड करें और टेक्नोलॉजी को यूज करें। और बीच में आके फार्मर से लेके अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज को दें तो फार्मर का आउटपुट, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो एक तरीका है जिससे हम फार्मर का सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो बिल्कुल सही बात है कि श्रीराम साहब ने बताया कि फार्मिंग में प्रोफेशनलिज्म अगर हम ला देंगे तो there is going to be a robust sea change in that sector। वही सिलसिले में बात करते हैं तो आगे जाते हैं। वेरी क्विक डिस्कशन विद मिस्टर अनुराग के एजुकेशन सेक्टर में क्या we have a lots of demographic dividend in entire world। we have a largest youngistan, so are we able to tap that potential? वो कैसे हो सकता है? and are you optimistic about our future, Mr. Anurag? All right, so the answer to your last line is yes, we are very much optimist because we have no option about apart from this. Normally what we say, either we skill our nation or we can kill our nation. So we have no choice. Of course, how can we do that? I think the combination of internet and very economical, or if you allow me to use the word, very, very cheap education, skill-based education which is directly related to I will repeat my sentence, Atmanirbhar and Vyapar. So that is a possibility, and that's why, for example, what we are doing in India Skill Capital, हम लोग जो मार्केट में 1.5 लाख रुपए के कोर्सेज, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का दिया जा रहा है, हम लोग वो कोर्सेज वो होते हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जिसने कभी डिजिटल मार्केटिंग का छोटा सा भी कंपनी रन नहीं किया, कभी भी 10 लाख या 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रिएट नहीं किया उसने। रियलिस्टिकली वो कुछ नहीं जानता है, इज जस्ट ए किताबी प्रोफेसर। उसकी जगह जो रियल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा है, कुछ टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, हमने उसका कोर्स बनवा दिया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और वो 1.5 लाख रुपए का कोर्स हमने 500 रुपए में लॉन्च कर दिया। कैन यू सी द डिफरेंस? 500 रुपीज, एंड दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट।
और हम लोग एक और मुहिम चला रहे हैं, दैट इज डोनेट योर स्किल. थिंक अबाउट इट. सपोज हमारे एस्टीम पैनलिस्ट हैं एंड दे थिंक देयर इज समथिंग व्हिच आई कैन डोनेट, एंड दैट आई थिंक स्किल या नॉलेज से ज्यादा अच्छा कोई क्या डोनेट कर सकता है. डोनेट दैट एंड इंडिया स्किल कैपिटल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स टू द एंटायर यूथ ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन इंडिया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यही सिलसिले में एक अच्छा सा बात याद आ रही है. थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है और उसको लिवरेज करना है, क्योंकि हमको इतना पढ़ा दिया है कि सब लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ख्वाहिशें बढ़ जाती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें पे हम ध्यान रखें, गौर से सुने, तो उसमें हम स्किल डेवलप करते हैं, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड. वही सिलसिले में आई वुड क्विकली कम टू मिस्टर निशित जी कि अगर मेरे पास, आई एम अ यूथ, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर, मेरे पास दो ऑप्शन है. शेल आई गो फॉर अ मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजिंग और मेरी खुद की ब्रांड बनाओ, एंड व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन दैट डायरेक्शन इन क्विकली 2 minutes. We are very, very proud to share the fact that over the last especially for the last 2 years, ever since lockdown came into play and after the new normal has become an absolute trend, हम लोगों ने बहुत कीनली और बहुत एक्टिवली ये देखा है कि जितने भी हमारे लोकल ब्रांड्स थे, उन लोगों ने फॉर द वांट ऑफ मनी, चाहे जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, शायद इसी वजह से लोग अपने शेल से बाहर आए, लेकिन गुड नंबर ऑफ पीपल केम टू अस. उन्होंने हमारे पास आके इस चीज का डायरेक्शन मांगा कि कैसे हम अपने फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं, कैसे हम अपनी ब्रांड को बड़ा बनाएं. तो एब्सोल्युटली करेक्ट बात है जो आपने कही कि एमएनसीज के ऊपर का चलन ग्रेजुअली जाता चला जा रहा है. लोग लोकल सपोर्ट मांगते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कंपनी के ओनर के साथ हो, जो एक एमएनसी में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां एम्प्लॉइज काम करते हैं. अगेन वी आर कमिंग बैक टू दैट सेम शिफ्ट. मैं किसी मैनेजर से डील नहीं करना चाहता, मैं कंपनी के ओनर से डील करना चाहता हूँ. जिसको देखते हुए जो ब्रांड ओनर्स आज की तारीख में छोटा छोटा काम भी कर रहे हैं, छोटी से छोटी ब्रांड जो अपने आप को स्टार्टअप कहती है, सिर्फ 1-2 साल पुरानी है, वो आगे आई. हम लोगों ने उनका कंप्लीट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी उनको बना के दिया, जिसके अंदर हम उनका फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, उनका लीगल पेपर वर्क, उनके मार्केटिंग कोलैटरल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ एसएनएस सुपर ब्रांड्स उन्हें बना के देता है, जिसके बेसिस पे उनके पास एक लॉजिकल गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, जिसको यूटिलाइज करके दे हैव रियली बीन एबल टू टेक द ब्रांड टू द मार्केट. वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग देम इन्वेस्टर्स हु हैव टेकन फ्रेंचाइजीज एंड द ब्रांड हैज ग्रोन greatly in proportion, at least over the last 2 to 3 years, if not in the last decade. So as compared to the last 10 years or so, today what you see in terms of output for that particular brand, उसकी size अपने आप में, आप एक बात समझ के चलिए, अगर एक छोटी सी 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वाली चीज भी होती है और एक ब्रांड को, लोकल लेवल के ब्रांड को ऐसे 5 इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं जो 20-20 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसके लिए 1 करोड़ का कैपिटल खड़ा होता है, विच इज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, जो अपने आप में उसको, उस बिजनेस को आगे फर्दर करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस देता है. सो द पॉइंट इज दैट यस, these local brands have done very well. We are more than available to service any and every such brand, and the time is now इस opportunity को capitalize करते हुए, while the investors are keen to get associated with local brands, this is the time when local brands should come forward, local businessmen should come forward और अपने आप को आत्मनिर्भरता की उस सेकंड लेवल पे वो अपने आप को लेके जाएं, जिसके लिए इतनी सारी सर्विसेज हम भी अवेलेबल हैं. बिल्कुल सही है. सो यही बात हुई कि ग्राम स्वराज बनाना है. मेरे पीछे गांधी जी है, तो गांधी जी कहते थे ग्रामीण क्षेत्र को बड़ा करो, ग्राम स्वराज का. सो टू सम अप द सेशन पैनल डिस्कशन, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर धर्मेंद्र जोशी जी के 1 मिनट में सर आप ये पूरा जो डिस्कशन हुआ आत्मनिर्भर भारत का, द वे जर्नी, नेक्स्ट जर्नी, हम कहाँ है, कहाँ हो गए. So as you have a multiple dynamic exposure and experience in entire business economy, so आप कैसे उसको sum up करोगे in 1 minute? सिद्धार्थ, one comment which you made, उससे शुरू करता हूं. कॉमन सेंस आजकल आउट ऑफ बॉक्स हो गई है. You know, that is what we need to do. हम लोग आउट ऑफ बॉक्स सोच के कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं. वो उससे शुरू करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें गांवों को एम्पावर करना पड़ेगा. हम अगर हमारे रूरल लोगों को एम्पावर नहीं कर पाएंगे स्किल्स के साथ में, वहीं पर डिजिटल आता है, वहीं पर सब कुछ आता है. टेक्नोलॉजी नई
लेकिन बातें वही की वही, जहां पर हम गांव तक पहुंच पाए उससे हमें करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को छोड़ नहीं सकते, हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। आप व्यापार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन व्यापार को डिजिटल बनाना पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट, आईओटी, इंडस्ट्री 4 वो सब लाना पड़ेगा। ये सब अगर साथ में होता और हम अगर सोचते हैं कि मैं इंडिया का और इंडिया का ही खाऊंगा पीऊंगा जो कुछ करूंगा, तब जाके मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता वाली बात जो हमारे बहुत बहुत सम्माननीय आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई ने हमारे सामने रखी है इस 75वें साल में, उसको हम बहुत कम समय में सक्सेसफुली अपना पाएंगे। वरना हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, बातें ही रहेगी, और जो निष्कर्ष निकलना चाहिए या जो सक्सेस आना चाहिए या हमारे देश को जो प्रगति होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम वही फिर फॉरेन ब्रांड्स, ये सब वो सब वही सब करते रहे, हमारे दिमाग में जब तक आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, हमें हमारी मेड को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमारे घर में आने वाले सर्वेंट को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग में एक एक आदमी खुद एक इंडस्ट्री है। भले वो खुद का डिपार्टमेंट करता हो, सिर्फ एक मशीन पे काम करता हो, लेकिन वो एक मशीन का वो एंटरप्रेन्योर है। वो जब तक ओनर नहीं समझेगा कि उसको मैं उस एक मशीन का एंटरप्रेन्योर बनाऊं, उसको इस एक पार्ट का, एक कंपोनेंट का एंटरप्रेन्योर बनाऊं, तब आत्मनिर्भरता आएगी। वरना आत्मनिर्भरता सिर्फ बातें में रह जाएगी। तो सही है। तो कि आत्मनिर्भर से जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, रियल सेंस में ऑन ग्राउंड एक्टिविटी होनी चाहिए। इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन। और हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को जो भी क्वेश्चन है तो व्यापार जगत के they can raise the question, because of time, समय की कमी की लागत से I would like to invite our anchor to proceed. Thank you, Mr. Siddharth Bhatt, Mr. Shriram Singh, Mr. Anurag Agarwal, Mr. Dharmendra Joshi, and Mr. Nishit Saigal for enlightening us about professionalism in farming, franchisee, startups, being truly Atmanirbhar, and educating our new entrepreneurs, and about common sense that is nowadays very uncommon in common people. So thank you so much for a great panel discussion.